पिछले बार अपन ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखे थे। आज से अपन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। अब डार्विन्स की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया गया है। कुछ ऑब्जेक्शन है उसमें, अपन बाद में देखेंगे। पहले डार्विन थ्योरी बराबर समझ लो। चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plants and animal, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. ये पहला पॉइंट है अपना डार्विन थ्योरी का, डार्विनिज्म का। क्या बोला है बराबर ध्यान में रखो। चार्ल्स डार्विन ने कलेक्ट किए नंबर ऑफ स्पेसिमन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल, और बाद में वो स्पेसिमन का उसने ऑब्जर्वेशन किया, और उसके ऑब्जर्वेशन के आधारित उसने थ्योरी लिखी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो प्रचार करती है, जो बोलती है अपने को सर्वाइवल ऑफ टेस्ट, एंड नेचर में जो फिट रहेगा वही टिकेगा, जो अनफिट रहेगा वो चला जाएगा। यानी नेचर फेवरेट करता है, नेचर फेवर करता है सिर्फ यूथफुल कैरेक्टर को। जो फिट है उसको सर्वाइव करने का अधिकार है, जो अनफिट रहेगा वो एक दिन यहाँ से पेरिश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो वही उसका मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और क्या प्रीच करती हो, प्रीच माने क्या प्रचार करती हो, प्रीच का मतलब होता है प्रचार, उपदेश करना। विच प्रीचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। Darwin collected a number of specimens of plants animal, depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. डार्विन ने जो अपनी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसने एक बुक में लिखा। वो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने पब्लिश किया बुक का टाइटल था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. अब prolifically का मतलब होता है abundantly या fruitfully। यानी डार्विन का थ्योरी का ये पहला पॉइंट डार्विन ने क्या बताया गया है। डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस प्रोलिफिकली, कि सब ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी रहती है रिप्रोडक्शन करने की, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और नया इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विथ ईच अदर इन ए लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। सब ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं एक में के साथ में, इन ए लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। यानी जिंदा रहने के लिए, ये पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए उनको कॉम्पीट करना पड़ता है, यानी स्ट्रगल करना पड़ता है। अपन भी करते हैं, वैसे ही सब एनिमल्स करते हैं। एंड पहला रिप्रोड्यूस करते सब ऑर्गेनिज्म, सेकंड कॉम्पीट भी करते विथ ईच अदर इन ए लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। इन दिस कॉम्पिटिशन, और जब कॉम्पिटिशन चालू है, only those organisms sustain which show modification essential for winning the competition. In this competition, only those organisms sustain माने रहेंगे, which show the modification essential for winning the competition. क्या बोला है फिर से देखो, कि ऑल ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी रहती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं एक में के साथ में और अदर के साथ में,
काय के लिए, जिंदा रहने के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। बाद में इन दिस कंपटीशन वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे विच शो मॉडिफिकेशन, कि कुछ ना कुछ उनमें बदल रहेगा, कि एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन, कि ये कंपटीशन जीतने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। जैसा अभी कोरोना वायरस चालू है, अपन ने अपने बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन किए, कि हाथ अच्छे धो लेना, बाद में मास्क पहनना, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है वहाँ पे नहीं जाना। तो ये क्या किया अपन ने, इसेंशियल मॉडिफिकेशन किए, काय के लिए, फॉर विनिंग द कंपटीशन। ऐसे ही हर समय में हर अलग अलग टाइम पे अपन अलग अलग मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, काय के लिए, फॉर विनिंग द कंपटीशन, टू सस्टेन, यानी सस्टेन रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपन ये मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। However, beside this, natural selection also play important role because nature select only those organisms which are fit to live and rest perish. इसके अलावा नेचर अपना काम बखूबी निभाता है। नेचर सिलेक्ट करता है वही ऑर्गेनिज्म को कि जो फिट है, जो अनफिट रहेगा, जो बार बार बीमार रहेगा, नेचर उसको रखेगा नहीं, उसको एक दिन उठा लेगा, यानी उसका नाश हो जाएगा। नाश के लिए वर्ड कौन सा है, खत्म हो जाना, उसके लिए वर्ड है पेरिश। However, besides this, nature selection also play an important role because nature select only those organisms which are fit to live and rest perish. Sustaining and selected organism can perform reproduction. जो यहाँ पे जिंदा रहेंगे, जो जिसमें यूजफुल फेवरेबल कैरेक्टर अडाप्ट हो जाएंगे, मॉडिफाई किए जाएंगे, वैसे सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन and thereby give rise to new species with their own specific character। और नई पीढ़ी में ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर मॉडिफिकेशन हो चुके कैरेक्टर आ जाएंगे। Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific character। Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration। बहुत लंबे अवधि तक, समय तक डार्विन्स की थ्योरी एक्सेप्ट की थी। However, some objection were raised against the theory। लेकिन कुछ उसमें ऑब्जेक्शन आए। क्या ऑब्जेक्शन थे वो देख लो बराबर। पहला ऑब्जेक्शन, natural selection is not only factor for responsible for evolution। नेचुरल सिलेक्शन ये एक ही फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए, इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स है। लेकिन डार्विन ने बताया गया था कि नेचुरल सिलेक्शन ये एकमेव फैक्टर है जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। तो ये ऑब्जेक्शन का पहला पॉइंट था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन नहीं रहता है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। यानी उसने एक्सप्लेन नहीं किया बराबर कि यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उनका उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किताब में। डिड नॉट मेंशन, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। जो स्लो चेंजेस होते रहते हैं बॉडी के अंदर, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया किताब में। और अब्रप्ट चेंजेस, अब्रप्ट का मतलब होता है सडन चेंजेस, जो बॉडी में कुछ अपने देखा म्यूटेशन वगैरह वो अपन सडन एंड परमानेंट चेंज रहता हो। अगर सडन चेंजेस रहे तो उसका भी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दिया है। यानी 3
चीज़, 3 ऑब्जेक्शंस है, तीनों भी इजी है, बराबर ध्यान में रखो कि नेचुरल सिलेक्शन ये अकेला फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए, बहुत सारे और है। उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन हुआ तो उसके बारे में उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। और बाद में जो बॉडी के अंदर स्लो चेंजेस होते हैं या सडन चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी उसने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंजेस। लेकिन ये ऑब्जेक्शन थे तो भी डार्विन्स थ्योरी ने एक ऊंचाई हासिल की थी। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन ए माइलस्टोन। ये पूरे डार्विन थ्योरी जो है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, ये बराबर पढ़ लेना। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4B का। क्वेश्चन नंबर 4B का आंसर है। 4 डार्विन से लेके तो माइलस्टोन तक पूरा लिखना और इसको बराबर लर्न करना। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये अपना नया टॉपिक। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from the common ancestor. He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. इंग्लिश बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज की थी। He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. कि हजारों साल पहले जो आज की जो अपनी स्पेसीज है, ऑल द स्पेसीज, जितने स्पेसीज है, इन सब के पूर्वज कॉमन थे। उसके लिए हजारों साल लगे अलग अलग स्पेसीज डेवलप होने के लिए, लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन थे। He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. और जो इवोल्यूशन हुआ वो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुआ, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने बताया गया था। बाद में उसको, इस थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए थे कि नेचुरल सिलेक्शन ये अकेला फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए। तो ऐसे डार्विन्स की थ्योरी बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट, लामार्किज्म। Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution. क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, आपको समझ में आएगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, एंड बॉडी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर में, जो अपन जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जीन बैप्टिस्ट लामार्क बता रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इवोल्यूशन के लिए। ये दोनों चीज़ बराबर ध्यान में रखो। And the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों होते हैं? एक तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है या बहुत डलनेस आता है वो ऑर्गेनिज्म में। He called this concept as principle of use or disuse of organ.
उसने कॉन्सेप्ट को नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन अपन बार बार यूज़ करते हैं तो स्ट्रांग बनती रहती है, और कोई भी चीज़ अगर अपन ने उसको यूज़ नहीं किया या डिसयूज हो गया यानी अपन ने यूज़ बिल्कुल नहीं किया तो वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। ऐसा ये कंसेप्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या बोला है एक बार फिर से ध्यान में रखो। जीन बैप्टिस्ट लामार्क proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organ. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck for several generation। क्या बोला है एक बार फिर से ध्यान में रखो। जिराफ की जो गर्दन रहती है वो लंबी होती गई। क्यों? क्योंकि उनको ढूंढना था लीव्स टॉल प्लांट की, और उसके कारण उनकी धीरे 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 गर्दन नेक एक्सटेंड होती गई, लंबी होती हो गई फॉर द सर्चिंग फूड। यानी पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए उनको टॉल प्लांट के पत्ते की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे उनको टॉल प्लांट के पत्ते खाते खाते उनकी गर्दन भी लंबी होती गई। The neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck for several generation। और उसके लिए बहुत सारे जनरेशन्स लगे, यानी ये तुरंत नहीं हुई, इसके लिए बहुत सारे हजारों साल गए। बाद में वो नेक जो अपने को देखने मिलती है अभी जिराफ की, वो एकदम लॉन्ग मिलती है। सिमिलरली shoulder of iron smith have become very strong due to frequent hammering movement। उसी तरह से जो लोहे का काम करता है आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, उनके शोल्डर बहुत स्ट्रांग रहते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट, क्योंकि वो हैमर मारते रहते हैं, हैमरिंग चालू रहता है उनका, तो उनके कारण उनके शोल्डर का मूवमेंट बहुत बार होता है, उनके कारण उनका शोल्डर स्ट्रांग होते रहता है। एंड पहले और दूसरे एग्जाम्पल में अपने को यही देखने को मिला कि एक्टिविटीज बढ़ गई, उसके कारण वो ऑर्गन स्ट्रांग हो गए। तो पहले जिराफ का, तो जो जिराफ की ब्राउजिंग ऑफ यूज ऑन टॉल प्लांट, उसके कारण उनकी गर्दन बढ़ती गई, यानी नेक का बहुत यूज हुआ। बट में सेकंड कि जो शोल्डर रहते आयरन स्मिथ के वो स्ट्रांग होते रहते, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट उनकी चालू रहती थी। Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use। जो विंग्स रहते हैं कुछ पक्षियों के, जैसे ऑस्ट्रिच और इमू, इनके बहुत वीक रहते हैं, उनको उड़ते नहीं आता, या बहुत थोड़ा बहुत ही उड़ सकते हो, यानी हार्डली वो 4-5 फुट उड़ेंगे तो उड़ेंगे, नहीं तो वो भी नहीं उड़ सकते हो। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक। क्यों? क्योंकि उनका बहुत कम इस्तेमाल होता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक, तो इस्तेमाल कम करते हैं, करके वो उनके विंग्स वीक हो गए। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। ये थर्ड एग्जाम्पल, पहले जिराफ, बाद में शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, अब ये हो गया अपना विंग्स ऑफ बर्ड्स। Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water। जो legs रहती है birds like swan and duck,
वो यूज़फुल रहती है फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्योंकि उनको पानी में रहना पड़ता है। अभी देखो, हाँ, ये दो अलग अलग बर्ड्स के एग्जांपल दिए गए हैं। पहले विंग्स ऑफ बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, एमू, जो उनके वीक हो जाते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल वो यूज़ नहीं करते। और ये सेकंड, फिर से बर्ड्स, स्वान, डक, इनके पैर यूजफुल रहते हैं। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्योंकि वो यूज करते हैं उनके पैर पानी में रहने के लिए। स्नेक्स have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. स्नेक ने एक मॉडिफिकेशन किया अपने बॉडी में। मॉडिफिकेशन उनको बहुत साल लगे, बहुत जनरेशन लगे कि उन्होंने बरोइंग हैबिट की, यानी कोई भी बिल में रहने के लिए वो जो हैबिट थी वो उन्होंने मॉडिफाई की अपने बॉडी में। तो उनके कारण उनके पैर गायब हो गए। स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। अब ये जो पांचों भी एग्जाम्पल जो अपन ने लिए अभी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक्टिविटीज बढ़ गई, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लेजीनेस के कारण वो कम हो गए। तो लेजीनेस के दो एग्जाम्पल देखे अपन ने, ऑस्ट्रिच और इमू के विंग्स वीक हो गए और स्नेक के पैर गायब हो गए। लेकिन एक्टिविटीज ज़्यादा हो गई, उसके कारण गर्दन बड़ी हो गई। ये पहला एग्जाम्पल देखा था। बाद में शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ स्ट्रांग हो गए, कंटिन्यूस हैमरिंग मूवमेंट। और बाद में legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. All these examples are types of acquired character. Acquired म्हणजे हस्तगत करणे, मिलाना. All these examples are types of acquired character and are transferred from one to another generation. ये सब acquired character है, इसको हासिल किया ये कैरेक्टर्स को, और बाद में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लामार्किज्म। ये थ्योरी को बोला गया है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लामार्किज्म। आई होप कि तुमको समझ में आऊँगा। डार्विन अलग, डार्विनिज्म अलग, लामार्किज्म अलग। डार्विनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन है, लामार्किज्म में मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस है। अब इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये टॉपिक देख लो। जीन बाप्टिस्ट लामार्क 1744 to 1829. Lamarck proposed that the activities of the organism, and जो हलचल रहती है, जो बॉडी के पार्ट्स अपन यूज करते हैं बहुत सारे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन, उसके कारण इवोल्यूशन होता है। Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for their evolution. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to next generation, and such changes occur in next subsequent generation too. ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने क्या बताया गया है बराबर देखो। हर प्लांट में, हर एनिमल में कुछ चेंजेस होते रहते हैं पूरे लाइफ स्पैन में। वो चेंजेस नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, एंड दो चेंजेस आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड सच चेंजेस ऑकर इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन टू। और आने वाले पीढ़ी में भी अपने को वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड पूरे लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस अपन ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में, और उसके बाद में भी वो चेंजेस अपने को आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। ऐसा जीन बाप्टिस्ट लामार्क इनका कहना है।
अब जैसे डार्विन्स को थ्योरी को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन थे, वैसे लामार्किज्म को भी ऑब्जेक्शन है, वो भी देख लो बराबर. Development of organ due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those character from generation to generation was rejected. क्या पहला ऑब्जेक्शन था वो बराबर देखो कि कोई भी ऑर्गन का यूज हुआ, एक्टिविटीज बढ़ गई, यानी वो ऑर्गन डेवलपमेंट हो गया, या कोई ऑर्गन का यूज़ नहीं हुआ, वो वैनिश हो गया, नष्ट हो गया, ये एक्सेप्ट है. लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये रिजेक्ट हो गया. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck theory was disproved. ऐसा बहुत बार वेरीफाई हो चुका है कि जो मॉडिफिकेशन होते रहती है आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है, और उसी कारण लामार्क की थ्योरी वो टाइम पे डिस्प्रूव्ड हो गई थी, यानी नॉट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, और उसी कारण लामार्क की थ्योरी डिस्प्रूव होती थी. The living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired character. The living organism can transfer the character which it has acquired. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर को कौन से ट्रांसफर करता है? जो उसने हस्तगत किए, जो उसने मिलाए. The living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation, और उसको बोला गया है दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. एंसेस्ट्री म्हणजे पूर्वज. दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो ये बराबर तीनों पॉइंट ध्यान में रखना कि पहला पॉइंट कि जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गन का एक्टिविटीज के कारण या लेजीनेस के कारण जो डिजेनरेशन हुआ वो एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ दो मॉडिफिकेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, जो कुछ मॉडिफिकेशन होता है अपने बॉडी में वो अपन ट्रांसफर नहीं करते हैं करके लामार्क की थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी थी, और बाद में कोई कैरेक्टर अपन हस्तगत करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, मिलाते हैं, वही सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है. दिस कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी अपने पूर्वजों से मिला हुआ कैरेक्टर है वो. दिस कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ये पूरा लामार्किज्म इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ने लिखना उसमें, लेकिन बाकी पूरा ध्यान में रखो बराबर. ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4A का. राइट शॉर्ट नोट ऑन लामार्किज्म. Speciation. Formation of new species of plant animal is the effect of evolution. नया कुछ स्पेसीज मिल गई प्लांट की, एनिमल की, इवोल्यूशन के कारण, उसको बोलते अपन स्पेशिएशन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नई स्पेसीज मिल गई प्लांट की और इवोल्यूशन की, सॉरी प्लांट की, एनिमल की, ड्यू टू इवोल्यूशन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं अपन स्पेशिएशन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन. स्पेसीज माने क्या? इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. स्पेसीज का मतलब इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल. ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का
कि जो फर्टाइल इंडिविजुअल तैयार कर सकता है नेचुरल रिप्रोडक्शन के कारण, उसको बोलेंगे अपन स्पेसीज. स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. ईच स्पेसीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन. हर एक स्पेसीज जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन है वैसी वो ग्रो होती रहती है. देयर फूड, उनका खाना, उनका रहना, देयर फूड, हैबिटेट और उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और उनका पीरियड, ये सब अलग अलग रहता है. देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट. हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन is responsible for formation of new species from the earlier one. लेकिन अगर जीन्स में कुछ वेरिएशन रहे, जेनेटिक वेरिएशन रहे, तो उसके कारण नई स्पेसीज मिलती है पूर्वज से, फ्रॉम द अर्लियर वन. क्या बोला है एक बार फिर से देखो, सबके सब पॉइंट देखो, बराबर समझ में आने चाहिए. नई स्पेसीज मिली प्लांट के एनिमल की, इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन कारण, उसको बोलेंगे अपन स्पेशिएशन. स्पेसीज माने क्या, ये सेकंड नंबर की डेफिनेशन है. इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस, कि उन्होंने तैयार किया, क्या तैयार किया, फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. हर एक स्पेसीज ग्रो होती है उसके स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन से. उनके फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और उनका पीरियड डिफरेंट रहेगा. लेकिन अगर सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन रहा तो ही नई स्पेसीज तैयार होंगी अर्लियर वन से. बिसाइड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और उसमें जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है. और जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण नया स्पेसीज मिलता है, तो लीड्स टू स्पेशिएशन. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical and reproductive isolation, यानी दो पॉपुलेशन अलग हो जाना, एक तो जियोग्राफिकली या रिप्रोडक्टिवली, तो उनके कारण नई स्पेसीज मिलती है, विच लीड्स टू स्पेशिएशन. तो टॉपिक बराबर ध्यान में रखना. स्पेशिएशन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है.